Once again, very good morning, dear students. Today we are going to discuss regarding the types of unemployment. या अगर मैं ये कहूँ कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, भारत में बेरोजगारी के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप की बेरोजगारी या किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर जनरली देखने को मिलता है और कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में आप उस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को किस नेम से कॉल करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये जो टॉपिक है वो, और आपको पसंद भी आएगा। जो बच्चे 12th क्लास के हैं, जो बच्चे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो उनका इंडियन इकोनॉमी का जो बुक है उसके अंदर ये चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नेम से, तो उसी का ये पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब खास बात यह आती है कि आज तक आप लोग डेली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते होंगे, एफएम पर सुनते होंगे, बेरोजगारी का जो आलम है वो इस कदर है पूरे देश में कि हाल बेहाल। हर किसी व्यक्ति को पता है कि बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन ये नहीं पता कि किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट उनके साथ हो रहा है या उनके साथ है वो सिचुएशन, या फिर अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको समझना चाहिए कि किस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इंडिया के अंदर वो है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार सारे टाइप्स को देखेंगे, फिर वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो है ये है आपका डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बाद में रिपीट करूंगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे जनरली इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है, तो जब आप एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे हम तब आपको बताएंगे कि ये किस टाइप का होता है। इसके बाद चलते हैं सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी होगी भाई आपकी। नंबर 3 पर चलते हैं, फिर देखते हैं यहां पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स देखो आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको क्या है कि स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड आपको यहाँ पर धीरे धीरे चलना है, स्टेप टू स्टेप लेकर के चलना है। इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद नंबर 5 पर बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये भाई बहुत जबरदस्त है। ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है इसका नेम इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा, समझते भी होंगे, और जो हमारे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं इसको जनरली कॉल्ड किया जाता है घर्षण बेरोजगारी, या फिर इसको कहते हैं खोज बेरोजगारी। यानी कि इसके अंदर ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप जब इसको एक्सप्लेनेशन में अभी थोड़ी देर बाद करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप समझें, लेकिन जनरल वे में जो हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए कि इसको बोलते हैं खोज बेरोजगारी, या फिर मैं ये कहूँ कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना। अब चलते हैं, ये आपके 5 टाइप्स हो गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं आपको बीच में नंबर मेंशन करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे। इधर कर देता हूँ साइड में ना, यहाँ देखिए आप, ये एक अलग से मैंने बॉक्स क्रिएट कर दिया इधर, इसमें लिखते हैं 6 नंबर पर। अब क्या होता है भाई, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे सीजनल देख लिया, स्ट्रक्चरल देख लिया, फिर आपने इसके बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे डिसगस्ट वाला अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया। अब कई बार क्या होता है कि वर्तमान ज़माने में जो आप देख रहे हैं, जो वर्तमान ज़माने का जो सिनेरियो है वर्तमान टाइम पीरियड का, तो इसमें आपको टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा।
हिंदी वाले जो छात्र हैं वो इसको बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। अब आप कहेंगे सर तकनीक तो अच्छी होती है, ये भी बेरोजगार बनाती है क्या? तो बिल्कुल भाई बेरोजगार बनाती है। आपको बताएंगे इसके एक्सप्लेनेशन में कि किस तरीके से आपको बेरोजगार बना सकती है। और सबसे लास्ट में जो हमारा टॉपिक है, यानी कि मैंने आपको अभी तक 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। लास्ट हमारा रह गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने सुना होगा वो जरूर जानते होंगे, और अगर आज तक आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो अभी जानेंगे आप। तो इसको बोला जाता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो लिखिए वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखेंगे आप, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफ़ी जो है एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि इसको अगर हिंदी वाले बच्चे जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये प्रोनाउंसिएट करना, तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कमज़ोर बेरोजगारी। बताइए कैसे कैसे यहाँ पर आपको नेम देखने को मिल रहे हैं। कमज़ोर बेरोजगारी कैसे होती है थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो ये आपने स्टार्टिंग में सारे के सारे यहाँ पर टाइप्स जो है वो देख लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ये इंडिया के अंदर जनरली देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और इधर चलते हैं तो नंबर 6, और इधर चलते हैं तो आपका नंबर 7 वल्नरेबल। तो यहाँ पर ये जो है जिसको कमज़ोर बेरोजगारी लास्ट में बोला गया है, ये 7 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अब 1 बाई 1 जो है हम इनको समझेंगे, जानेंगे इनके बारे में। और मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड को, और स्टार्टिंग वाला जो है इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि जब आपको आंसर लिखना होगा तो फिर आप कैसे समझें, आप कंडीशंस को समझें, जिसके बाद आप अगर समझ पाए कि भाई इस टाइप का होता है तो आप लिख पाएंगे। अब देखिए समझने का आसान तरीका क्या है सबसे, तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे पहले, जैसा कि हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें क्या होता है भाई? इसमें कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, इसके अंदर जो रोजगार मिला हुआ होता है लोगों को, जो मोर देन द नीडेड। तो आप यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड मोर देन द नीडेड, यानी कि जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, उस सिचुएशन को आप क्या कॉल्ड करेंगे? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कभी कभी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। ये काफ़ी हद तक दिखती नहीं है लेकिन खतरनाक होती है। आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना। कैसे? मान लीजिए जहाँ पर आपको 5 मजदूरों से कार्य हो सकता था आपका, उसकी जगह पर 10 मजदूर लगाए गए हैं, जबकि बाकी के 5 का कोई काम वहाँ पे है नहीं, वो कार्य 5 लोग भी कर सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती क्या है कि ये यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, तो उससे एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होता है इस तरीके से। चाहे इकोनॉमी पे देख लो, चाहे किसी भी कंडीशन में देख लो, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पे देख लो। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा भाई, इसका एरिया क्या क्या होगा, किस किस सेक्टर के अंदर ये देखने को मिलती है। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर है यहाँ देखने को मिलेगी भाई, ध्यान रखें। नंबर 2 पर और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपका जो एक क्या होता है फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इनफॉर्मल सेक्टर एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर ये देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है इसके रिगार्डिंग नहीं रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन द एक्चुअली नीडेड, ये सिचुएशन होती है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जो कंडीशन होती है, जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ होता है। ये इसकी खास पहचान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में ये जनरली आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक कि अब आपको नहीं रहेगी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है इससे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको आप डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं,
तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, तो इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती नहीं है कहीं भी। कैसा डायग्राम बना सकते हैं आप? अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है, ये ऑरिजिन स्पॉट है। मान लीजिए यहाँ पर आपने लेबर सप्लाई या लेबर एम्प्लॉयड ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पर आपने प्रोडक्शन लिया है, या मैं ये कहूँ कि आउटपुट लिया है, ये आपका आउटपुट हो गया। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप लेबर बढ़ाएंगे, आउटपुट भी बढ़ रहा है साथ साथ, आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ये मैक्सिमम लेवल तक आपने यहाँ पर हो गया। अब अगर उस सिचुएशन में ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, तो आपका जो एक कर्व है ये कुछ इस तरीके का आगे बढ़ेगा, यहाँ से ये एकदम मुड़ जाएगा सीधे। इसका मतलब क्या है कि अब आप लेबर बढ़ा लीजिए, आपका आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो एरिया होगा, ये पूरा का पूरा जो टोटल एरिया होगा, ये शो करेगा आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं कहूँ कि डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो होते हैं वो कहीं पर भी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखते हैं तो, और आप बना सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को दिखाया जा सकता है। तो आई थिंक कि नंबर 1 जो है ये क्लियर हो गया है। नंबर 2 पर चलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी इसको जनरली बोला जाता है। ये काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है। तो इसमें भी, और एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखते ही हैं भाई, शहरों में तो खेती होती नहीं है, गाँव में ही होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन प्रभावित होगा आप बताओ? गाँव के लोग ही होंगे प्रभावित। नंबर 2, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, इसके अंदर मोस्टली सीजन वाइज लोग जो है, लोगों को रोज़गार मिलता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखते हैं कि पूरे साल में, जैसे 12 मंथ्स के दौरान जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में कब कब श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, लेबर्स की, जब जब जो क्रॉप कटिंग होती है उस टाइम पर, या फिर जो एक तरीके से स्टार्टिंग में, यानी कि जो क्रॉप पुटिंग होती है, या जिसको एक कहें कि ये सीड्स जब आप डालते हैं तो उस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जनरली देखने को मिलती है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर में मिलेगा। ये इंडिया के अंदर खूब मिलती है, क्योंकि इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, ये आप समझते ही हैं। नंबर 3 पर आएंगे अपन, और अपन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्या होगा भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को यू। और इसमें देखिए आप कि अगर आपकी इकोनॉमी में जो कंडीशन है, यानी कि आपका जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है, अगर ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ रेट, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो रहा है, तो मैं सिंपल वर्ड में यहां पर ये कहूंगा कि आर्थिक वृद्धि दर जो है आपकी यहाँ पर ग्रोथ रेट वो गिर रही है। तो इसकी वजह से कभी कभी चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। अभी जैसे वर्तमान दौर में क्या, कोविड-19 के दौरान आप देख रहे हैं ग्रोथ रेट इंडिया का माइनस में चला गया 23 के आसपास, तो लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं डेली डेली कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या कॉल करेंगे आप? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कॉल करेंगे। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपकी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं नंबर 4 पर। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल के नेम से ही बच्चों आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर, आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, आप अपने आप से पूछें एक सवाल, आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, जयपुर शहर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर की बात का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो भाई जैसा स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। मानते नहीं मानते, इंडिया के अंदर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली जो वर्कर होता है हमारा, उसके पास जो स्किल होती है ये डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? एक्चुअली नीडेड इन द मार्केट।
यानी मार्केट में जिस तरीके के एम्प्लॉयमेंट की या जिस तरीके की स्किल की ज़रूरत होती है, स्किल की डिमांड होती है बाज़ार में, उसके अकॉर्डिंग लेबर्स का या जो वर्कर हैं या जो इंडिविजुअल कोई पर्सन है उसकी जो स्किल है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। अब आप एक बात बताइए, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स से, तो अब आप बताइए आप डॉक्टर आप कैसे बनोगे? डॉक्टर नहीं बनोगे ना। तो मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ यही है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पैटर्न है, ये एजुकेशन पैटर्न के अंदर एक गैप है। उस टाइप का एजुकेशन नहीं है हमारा, बिजनेस बेस्ड एजुकेशन नहीं है हमारा, इस तरीके का मार्केट बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और उस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे आप? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब मान लीजिए कि आर्ट से ग्रेजुएशन कर लिया बहुत सारे बच्चों ने, अब कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने रोजगार निकाला हुआ है इंजीनियरिंग सेक्टर का, डॉक्टर, ये साइंस मेडिकल फील्ड का, और ये अब वहाँ पे तो नहीं जाएंगे ना आर्ट्स वाले बच्चे, उनके लिए तो आपको मेडिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें बच्चों, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये आपकी कंडीशन, जो कंट्री की कंडीशन है उनको शो करती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है हमारा वो बच गया है इसके अंदर फ्रिक्शनल, जिसको मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि इसको खोज बेरोजगारी बोलते हैं, घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। तो अब चलते हैं उसी की तरफ और लिखते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोला जाएगा घर्षण बेरोजगारी, या इसको बोला जाएगा खोज बेरोजगारी। अब जैसा इसके नेम में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए कि ये लड़का है और ये रवि है, ये देखिए कॉलर वॉलर भी है इसकी शर्ट में, ये बढ़िया शानदार तरीके से बेल्ट वेल्ट लगाए हुए है, बढ़िया बाल वाल स्टाइलिश किए हुए है, और ये देखिए मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा क्यों रहा है? कि ये एम्प्लॉयड है। अभी क्या है? ये एम्प्लॉयड है, रोजगार है इसके पास। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज एम्प्लॉयमेंट, नाउ ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज प्रोफेशन। अब ये अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहता है और ये चाहता है कि नहीं यार, मैं अभी टीचर हूँ, मैं क्या हूँ अभी? टीचर हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अब मैं क्या बनना चाहता हूँ? IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो जितना टाइम मेरे को इस जॉब को लेफ्ट करने के बाद इस जॉब को पकड़ने में लगेगा, वो जो बीच का जो टाइम गैप होगा, जो टाइम लैगिंग होगी, जो गैप होगा, जो लैगिंग होगी, टाइम लैगिंग, तो उसके दौरान क्या होगा कि इस पर्सन के पास कोई रोजगार नहीं होगा। मान लीजिए अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर जाने के लिए और ये अपना ये जॉब छोड़ देता है और उसमें चला जाता है, तो बीच में एक टाइम गैप होगा जिसमें इसके पास कुछ नहीं होगा, ना तो वो वाला एम्प्लॉयमेंट होगा ना ये होगा, क्योंकि ये चेंज करना चाहता है शिफ्ट। तो जो बीच का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के दौरान ये जब अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड रहेगा, उस सिचुएशन को आप बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात बताइए, ये इसकी वजह से ही हो रहा है ना बेरोजगार, क्योंकि ये चाहता है IAS बनना। तो जब ये बंदा IAS बनना चाहता है तो अपनी वजह से चाहता है ना, अपनी वजह से बेरोजगार हो रहा है, टीचर की जॉब को चेंज करना चाहता है IAS की जॉब में। तो अब आप बताइए क्या इसको वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कॉल करेंगे आप? ऐच्छिक है ये, तो इसकी इच्छा है उसके अनुसार। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई तकनीक तो सहायक होती है हर चीज़ को, किसी देश को आगे बढ़ाने में तकनीक का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। तो अब इससे बेरोजगारी कैसे हो गई? एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझिएगा। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, सब बच्चे जानते हैं। जैसे ही हरित क्रांति लिख दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 की याद आ जाती है सबको, और नॉर्मन ई बोरलॉग की याद आ जाती है, और इंडिया के अंदर डॉक्टर MS स्वामीनाथन की याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? MS स्वामीनाथन की। दोनों ही भैया इसके फादर रहे हैं, इसके फाउंडर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं और इंडिया लेवल पर MS स्वामीनाथन। इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट 1966 में आया। इसका जो बेसिक पर्पज़ था वो फूड ग्रेन्स के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था, और हमने एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट की कंडीशन में लाना था अपनी कंट्री को। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ भाई कि इसके अंदर टेक्निक, सीड्स का टाइप चेंज किया गया, मशीनरीज को जो है लाया गया, नई नई तकनीक जो है वो इम्प्लीसिट की गई। तो इससे क्या हुआ, जब आप बताइए पहले जब
क्रॉप कटिंग होती थी तो कितने लोग एक खेत में काम करते थे? 10, 20, 30, जितना बड़ा उसका साइज होगा फील्ड का उतने ही लोग काम करते थे। आजकल बड़े बड़े हार्वेस्टर्स आ गए, मशीनरीज आ गई हैं, 5 मिनट में पूरा का पूरा मैदान साफ, और ट्रैक्टर में भर के आप घर के लिए चल के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बेचारे जो मजदूर हैं ये कहाँ काम करेंगे? वो तो अनएम्प्लॉयमेंट, उनको तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना भाई, बेरोजगार हो गए। किसकी वजह से? उस मशीन की वजह से जो आजकल फार्म हाउस में काम करती है। तो कहीं ना कहीं तकनीक आपकी जो है, अगर टेक्नोलॉजी आएगी, भाई पहले जो काम 100 लोग ऑफिस में करते थे आज एक कंप्यूटर कर देता है, तो बताइए वो 100 लोग कहाँ गए बेचारे? उनका रोजगार तो छीन लिया ना उस कंप्यूटर ने। समझ रहे हैं मेरी बात? ये उसी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट बचता है आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये खास है, इसको समझने के लिए आपको बहुत कम शब्दों में समझा दूंगा मैं। भाई आपके पास कोई रोजगार नहीं है, सपोज दैट, ठीक है ना, यू डू नॉट हैव एनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एट दिस टाइम, तो आपको क्या करेगा, आप इधर उधर ट्राई करेंगे कि कोई भी रोजगार मिल जाए यार, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, चाहे कैसा भी है, चाहे वहाँ पर कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप हर किसी के साथ यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई काम करता है तो वो इस टाइप की बेरोजगारी होती है, इसको कमज़ोर बेरोजगारी बोला जाता है। आपकी सिचुएशंस बहुत ख़राब होती हैं, आप ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर हो जाते हैं सिचुएशन में, दैट इज़ कॉल्ड कमज़ोर बेरोजगारी, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 7 जो आपको टाइप्स मैंने बताए हैं, ये इंडिया के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट के डेटाज आजकल आ रहे हैं, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। तो इसमें आपने जो नाम सुना है, ये यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो CMIE का नाम आजकल बहुत आ रहा है भाई, CMIE। तो ये क्या है? सबसे पहले तो एक निजी संस्था है, इसके बारे में जाने, गवर्नमेंट नहीं है, निजी संस्था है। तो इसको बोला जाता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मॉनिटरिंग का काम करती है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती है। तो इनका मानना है कि जो बेरोजगारी दर है इंडिया के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो लगभग 7.5% ये हो चुकी है भाई। ये Feb 2019 का बता रहा हूँ इनका रिपोर्ट में, ये काफ़ी बड़ी है, यानी 2016 से कंपैरिजन करें तो तब से ये इंक्रीज होती जा रही है भाई। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है। कल मैंने आपको यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैंने आपको कहा था भाई 15 से जो 24 साल के जो लड़के होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, लड़के लड़कियां जो भी है, तो ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इससे बहुत ज़्यादा है, ये तो 7.25 है, यहाँ पर आपको ये 23.34 लगभग 23.5 कह सकते हैं आप इसे, इस कंडीशन में पहुँच गई है भाई जो आपकी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगारी वाली बात है। बेरोजगारी के डेटा इंडिया के अंदर मैंने आपको कल बता दिया था, NSSO ये जारी करता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल जो अपना ऑफिस होता है, और जिसके अंदर आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसको आप बोलते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद में यहाँ पर ये चीज़ इसकी क्लियर हो गई। अब आप एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के साथ में जो है वो लगाया जाता है, इसको भी हम ध्यान रखें, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका पूरा नाम है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई भाई, सारी चीज़ों के बारे में आपने बात कर ली, मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी इससे नुकसान क्या हैं और रीज़न क्या है इसके, ये क्यों होती हैं, ये बेरोजगारी क्यों आती है आखिरकार। कोई नहीं चाहता यार, सब लोगों को रोज़गार चाहिए, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने कंडीशन में अपनी फैमिली में रखे, वो चाहता है कि वो अच्छा जॉब करे, अच्छे पैसे कमाए। सो नोबडी वांट्स टू गेट दिस सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट क्यों आती है ये आखिरकार, कहाँ कौन कौन से रीज़न है इसके? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, अपना पूरा एग्जाम जो है वो इसी तरीके से समझाएंगे, अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल आरकेप को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आप इकोनॉमिक्स के कंटेंट टू कंटेंट वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और उम्मीद है आपके लिए मैं इसके बाद और बेहतर वीडियोज़ जो है वो लेकर के आ सकूँगा। सो नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियो।